So today's lecture is for GNM second year. Here we are discussing one of the mental health disorders, that is post-traumatic stress disorder. So starting with the post-traumatic stress disorder introduction part. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर काफ़ी टाइम से डिफरेंट नेम से वर्ल्ड में फेमस है. इट कैन बी कॉल्ड एज लाइक शॉक, बैटल फटीग, एक्सीडेंटल न्यूरोसिस, पोस्टपार्टम न्यूरोसिस. जब तक DSM-3 था, हमारी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो कि हम डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जब उसकी थर्ड एडिशन आया था उसमें PTSD डिफाइंड नहीं था. बट जब DSM-4 इन्वेंट हुआ, DSM-4 आउट हुआ, तो उसमें हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर को डिस्क्राइब किया गया था. एंड अगर हम ICD-10 की बात करें, दिस डिसऑर्डर अराइजेज एज द डिले. मतलब कोई भी अगर हमारी लाइफ में कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट होती है, मतलब जो यूजुअल नहीं है और जिसकी वजह से पर्सन की फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है और ही इज़ नॉट एबल टू डील विद दैट इवेंट, उसको हम ट्रॉमेटिक इवेंट बोलेंगे. और उसके होने के बाद जो पर्सन की लाइफ में चेंजेस आते हैं और ही इज़ नॉट एबल टू डील विद दैट स्ट्रेस ऑफ दैट इवेंट, जो पहले हो चुकी है उसके स्ट्रेस के साथ आज भी डील नहीं कर पा रहा है और उसकी लाइफ जो है उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रही है, हिंडर हो रही है. वो नॉर्मल जो उस इवेंट से पहले था वैसा बिहेव नहीं कर पाता है और मीन्स इट इम्पैक्ट्स हिज लाइफ और he is not able to cope with the other life stressful events. उसकी वजह से अब अगर लाइफ में आगे भी स्ट्रेस आता है उसमें भी वो ढंग से कोप नहीं कर पाता है. तो ऐसे अकॉर्डिंगली ICD-10 में इसको डिस्क्राइब किया गया है. अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इट इज़ सीन कि जो 60% और मैन हैं और 50% ऑफ द वुमेन है, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ ही होता है. बट नॉट ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नहीं होता. जिनके कोपिंग स्किल्स अच्छे हैं और जिनकी मतलब डील करने की लेवल डिफरेंट है कि उस इवेंट से डील कैसे करना है, उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं. समवन हैज़ गुड कोपिंग एबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, कई होते हैं जिनकी लाइफ में ओके, इफ समथिंग हैपेंड इन माई लाइफ, आई एम गेटिंग डिस्ट्रेस्ड और आई एम नॉट एबल टू डील विद दैट, इट कॉजिंग एंग्जाइटी. मुझे उस इवेंट से बहुत दिक्कत हो रही है. बट कहीं ना कहीं वो ही इवेंट किसी और पर्सन के लिए वो इवेंट नॉर्मल होगा, बिकॉज उसकी लाइफ में उससे भी बड़ा कुछ ट्रॉमेटिक हो रखा होता है. तो वो पर्सन सेम इवेंट के लिए पोस्ट ट्रॉमेटाइज नहीं हो सकता. तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन उनकी कोपिंग एबिलिटीज़ पे कि वो कैसे उस इवेंट के साथ डील कर रहे हैं, कैसे उसको रिजॉल्व कर रहे हैं और कैसे लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं. सो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो फर्स्टली विल टॉक अबाउट द ट्रॉमा. ट्रॉमा क्या होता है? कोई भी एक्सपीरियंस लाइफ का, कोई भी इवेंट जो एक एक्सट्रीम लेवल पर डिस्ट्रेसिंग हो. डिस्ट्रेसिंग मतलब जिसकी वजह से स्ट्रेस हो और उसकी वजह से हमारे को इमोशनल शॉक हो और मे हैव अ लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट. ऐसा एक्सपीरियंस हमारी लाइफ का, ऐसी इवेंट हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हमें कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रेस होता जाए, हमें इमोशनल शॉक हो या हमारी साइकोलॉजिकल अफेक्ट करे. साइकोलॉजिकल अफेक्ट कैसा होता है? मतलब डिप्रेशन कॉज कर दे, हमें नींद नहीं आती, हमें स्ट्रेस होता है और हमें एंग्जाइटी होती है. सो दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. ठीक है, इनमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है कोई इवेंट, उसे हम ट्रॉमा बोलते हैं. नेक्स्ट इज द PTSD. अगर हम PTSD की बात करें तो PTSD को अगर डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंगली, तो इट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस इज कैरेक्टराइज बाय recurrent and intrusive recollection of the stressful event.
मतलब कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो चुका है पर्सन की लाइफ में, अब वो इवेंट का रिकरेंट मतलब अगेन एंड अगेन रिकलेक्शन जो हो चुका है उसके थॉट्स को रिकलेक्ट होता है। इवेंट इधर कैसे करेगा उसको रिकलेक्ट और रिकरेंट कैसे होगी वो इवेंट, लाइक उसको फ्लैशबैक्स होंगे। फ्लैशबैक मतलब लाइक वो उसी इवेंट के बारे में सोचेगा जो उस दिन उसके साथ हुआ था। बार बार अगर वो नॉर्मली बैठा भी है कुछ और एक्टिविटी कर रहा है, दिमाग में सिर्फ वही थॉट्स चल रहे हैं उस इवेंट को लेके, या उसको कोई टच करे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इवेंट। ओके, किसी का अगर लेट्स सपोज एक गर्ल का रेप हुआ है, नाउ वो रेप वाली कंडीशन किसी फीमेल के लिए ट्रॉमेटिक हो सकती है। इट इज़ ट्रॉमेटिक, हो सकती है नहीं, इट इज़ ट्रॉमेटिक। अगर उस फीमेल का रेप हुआ है, शी इज़ इन ट्रॉमा, उसके लिए वो इवेंट बहुत ही डिस्ट्रेसिंग है और उसकी वजह से उसको इमोशंस पे इफ़ेक्ट हुआ है, उसकी साइकोलॉजी पे अफेक्ट हुआ है, उसको डिप्रेशन हो सकता है, वो एंग्शियस हो सकती है, उसको रातों को नींद नहीं आएगी और उसको टेंशन हो सकता है। ठीक है, तो वो रेप वाली कंडीशन उसके लिए एक स्ट्रेसफुल इवेंट है। अब जब वो नॉर्मली बैठी है, उसके दिमाग में वो ही थॉट्स चल रहे हैं कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। अगर वो सो रही है तो उसको उसी इवेंट का सपना आएगा और जब उसको वो सपना आएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट, उसको परसेप्शन, अगर कोई उस लड़की को टच करेगा नाउ शी इज गेट ट्रॉमेटाइज्ड अगेन, उसको उस टच से ही लगेगा कि अगेन वो ही चीज़ उसके साथ होने वाली है। सो दीज आर दी 3 थिंग्स। इमेज फॉर्मेशन हो सकती है उसके सामने, उसके दिमाग में वही बातें चल सकती है, उसकी परसेप्शन अफेक्ट हो सकती है और उसको एज अ नाइटमेयर मतलब ड्रीम्स भी आ सकते हैं उन इवेंट्स के। अब जब वो ड्रीम से उठेगी तो उस इवेंट ने जिसने इतना स्ट्रेस पहले ही कॉज किया है उसकी बार बार रिकैप्चुलाइजेशन से पर्सन अफेक्ट करेगा। फिजियोलॉजिकली क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, स्वेटिंग इंक्रीज होगी, टीथ क्लेंचिंग हो सकती है, यूरिनेशन वॉइडिंग रिड्यूस हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है। डिपेंड पर्सन के ऊपर कि वो उस चीज़ को कैसे ले रहा है। साइकोलॉजिकली नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस्ड रहेगा, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन भी हो सकता है, नॉर्मल लिविंग नहीं कर पाएगा वो पर्सन। सो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की हमने डेफिनेशन डिस्क्राइब कर ली यहाँ पे। The important clinical feature of PTSD include partial amnesia for some aspect of the stressful event। मतलब एमनीशिया बताया था मैंने कि लॉस ऑफ द मेमोरी होता है। ठीक है, पार्शियल मतलब कुछ चीज़ें वहाँ की याद नहीं रहेंगी उसको पर्सन को। ये भी हो सकता है फीलिंग ऑफ नमनेस, मतलब उसको अपना ही ऑर्गन सेंस नहीं होंगे। एनेडोनिया, एनेडोनिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू फील द प्लेजर। नाउ इनएबिलिटी टू फील प्लेजर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें जो उस पर्सन को पहले अच्छा फील करवाती थी, फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग टू अदर्स, गोइंग आउट विद हर फ्रेंड्स, वो सब चीज़ें उसको अच्छा फील करवाती थी। बट कुछ ऐसा होने के बाद, कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट घट जाने के बाद उस फीमेल को अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब वो चीज़ उसको खुशी ही नहीं दे पाएगी, तो उसको बोलते हैं हम एनेडोनिया। तो एनेडोनिया भी हमारे पीटीएसडी में हो सकता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स हु आर एट द रिस्क ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर हम रिसर्च की बात करें, जो प्रीवियसली देखा गया था, कई हमारे ऑक्यूपेशंस होते हैं, दे हैव द चांसेस और दे आर मोर प्रोन टुवर्ड पीटीएसडी। कुछ हमारे ऑक्यूपेशंस होते हैं जो जिनके मेंबर्स और उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होने के। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो डिज़ास्टर टीम्स होती हैं, कहीं पे डिज़ास्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गई है, अर्थक्वेक हुआ, अब वहाँ पे जब हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम जाती है, क्या क्या देख सकती है, किसी की डेथ देखेगी, किसी के ऑर्गन्स कट होके अलग पड़ रखे हैं, बिल्डिंग्स क्रैश हो चुकी हैं, प्रॉपर्टी डैमेज्ड है, चिल्ड्रन आर क्राइंग, है ना, दे डोंट फाइंडिंग देयर पेरेंट्स,
some are losing their family members, they are crying, mean they'll get the mixed emotion there. और कुछ person those coping abilities are not normal, are not that much sufficient, उन लोगों के thoughts में, उनके dreams में वो चीज़ें आएंगी बाद में. अगर तो डील कर गए दैट्स गुड, मतलब पर्सन को ट्रॉमेटाइज इवेंट के बाद कोई भी स्ट्रेस नहीं हो रहा है. बट अगर नहीं कर पा रहा है वो पर्सन, तो उसको भी पीटीएसडी होने के चांसेस हो जाते हैं. तो स्टडीज़ में ये बताया गया था कि कुछ ऑक्यूपेशंस जो जाके डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं स्ट्रेसफुल इवेंट से, उनको चांसेस होते हैं. एक तो मैंने बता दिया कि जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है फर्स्ट. सेकेंडली हमारे हेल्थ पर्सनल्स, ओके, जो एम्बुलेंस में जा रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट केस आ रहा है, हेल्थ पर्सनल्स उसको डील करेंगे. दे आर लुकिंग ओवर हिज एम्पुटेड ऑर्गन्स, एम्पुटेड लेग, समथिंग, है ना, मतलब इंजरी देखते हैं तो वो भी पोस्ट ट्रॉमेटाइज हो सकते हैं. नेक्स्ट आर द पुलिसमैन, सोल्जर्स ऑन दी बॉर्डर. कुछ भी अगर मतलब दे आर नॉट एज नॉर्मल एज अस लिविंग देयर लाइफ, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रेसिंग डे बाय डे चलता रहता है. बट अगर दे आर नॉट एबल टू डील विद दैट सिचुएशन, उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं. हेयर इट इज़ रिटन, अगर कोई ट्रॉमा, ओके, किसी की लाइफ में पहले ट्रॉमा हो रखा है, उसके बाद फिर से ट्रॉमा हो रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूएशन इन द ट्रॉमास, मतलब कोई ना कोई स्ट्रेसफुल इवेंट उसकी लाइफ में हो रही है, दैट मेक द पर्सन मोर प्रोन टुवर्ड द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी के लव्ड वन की डेथ हो गई, इट इज़ अनदर कॉज कि किसी के लव्ड वन की डेथ होती है, तो उनमें भी अगर वो हमारे ग्रीफ प्रोसेस को नॉर्मली फॉलो नहीं कर पाते हैं. टोल्ड यू इन द क्लास कि डाबडा, जब हमारा ग्रीफ प्रोसेस चलता है देयर इज अ टर्म डाबडा दैट इज बीन फॉलोड, कि पहले पर्सन डिनाई करता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा कोई फैमिली मेम्बर का लॉस हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट इज अग्रेशन, वो अग्रेशन शो करेगा टुवर्ड द गॉड कि मेरे साथ ही क्यों, पूरे वर्ल्ड में मैं ही दिखा, दैट इज एंगर, ठीक है, या अग्रेशन. नेक्स्ट इज बार्गेनिंग, पर्सन बार्गेन करना स्टार्ट करता है. सेम एज आर मदर्स मार्केट में जाके, ओके 10 रुपए की सब्जी है, प्लीज 8 रुपए की कर दो, बार्गेनिंग. तो वहां पे पर्सन बार्गेन करना स्टार्ट करता है भगवान के साथ, आगे से मैं ये नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरे उस प्यारे को मुझे वापस लौटा दो, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं इसके बदले ये ले जाऊँ पर वो चीज़ वापस कर दो, दैट इज बार्गेनिंग. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस. तो डाबडा में नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेप्टेंस. तो एक्सेप्टेंस में अब जो हो गया पर्सन उसके साथ एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है हो गया, और उसके साथ लिविंग लाइफ को जीना स्टार्ट कर देता है. तो अभी वो एक स्ट्रेसफुल इवेंट से कोप कर ही रहा था, उतने में कुछ और स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, मीन्स पर्सन इज गेटिंग मोर प्रॉन, उसके ज़्यादा चांसेस हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के. किसी को लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, ओके, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस मतलब जहाँ पे पर्सन को पता है कि अब उसकी डेथ होनी ही है, देर आर नो चांसेस ऑफ गेटिंग क्योर्ड या गेटिंग बैक टू द नॉर्मल हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल कैंसर पेशेंट, ठीक है, कैंसर पेशेंट नॉट टॉकिंग अबाउट लाइफ थ्रेटनिंग है, बट समटाइम इट इज लाइफ, ओके, अगर कैंसर की बात कर रहे हैं ना, कैंसर पेशेंट समटाइम गोज अंडर कीमोथेरेपी होनी है उनकी, रेडिएशन थेरेपी होनी है, सर्टेन थेरेपीज गोज ऑन. तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, पर्सन वीक भी हो रहा है, एंड हमारी अपेयरेंस में चेंज आ रहा है, पर्सन का फेस चेंज होगा, पर्सन का हेयर लॉस होगा, पर्सन को काइंड ऑफ पैप्यूल्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है, कलर चेंज होना स्टार्ट होता है, बॉडी का ब्लैकिश होनी स्टार्ट होती है. मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेस वाली थिंग्स दैट कैन हिंडर पर्सन्स नॉर्मल कोपिंग एबिलिटीज़. मतलब उसको ये भी होगा कि ठीक तो हो ही नहीं रहा, सूरत भी खराब हो रही है, बाल भी झड़ गए, मतलब मैं वो नॉर्मल लिविंग वाली लाइफ जी ही नहीं पा रहा हूँ, उसकी वजह से भी पर्सन को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो सकता है. नेक्स्ट इज द प्रेगनेंसी रिलेटेड ट्रॉमा. ओके, प्रेगनेंसी रिलेटेड ट्रॉमा की बात आती है तो प्रेगनेंसी रिलेटेड ट्रॉमा में फर्स्ट बात करते हैं प्रेग्नेंट की. अगर वुमेन प्रेग्नेंट है, उसका मिसकैरेज हुआ है, बीइंग प्रेग्नेंट और किसी का मिसकैरेज होना, इट इज़ अ बिग थिंग फॉर अ फीमेल, because she was expecting a life in her, new life in her life, mean she was getting ready for the new role in her life.
अभी तक शी वॉज वाइफ, अभी तक शी वॉज डॉटर इन लॉ, बट नाउ शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर अ मदर्स रोल. बट अगर बीच में कहीं मिस कैरेज होता है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड और एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर एट ऑल. नहीं एक्सपेक्ट किया था कहीं मिस कैरेज के लिए. प्रिपेयरिंग फॉर हर न्यू लाइफ, प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू रोल्स, वहाँ पे मिस कैरेज होता है तो भी फीमेल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए एक्सपोज्ड हो जाती है. बट अगर कंपेयर करें कि किसी फीमेल का एक बार मिस कैरेज हुआ है और कई फीमेल्स का 2, 3 या 4 बार मिस कैरेज हुआ है, तो जिस फीमेल का 2 या 3 टाइम मिस कैरेज हो चुका है इन कंपैरिजन टू द फीमेल जिसका सिर्फ एक बार अभी तक मिस कैरेज हुआ है, तो जो 2 से 3 बार वाली मिस कैरेज वूमेन है उसको ज़्यादा चांसेस हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के. और ये बात रिसर्च में प्रूव की गई है. ठीक है, इट इज जर्नलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च स्टडीज. नेक्स्ट इज द प्रेवलेंस. अगर हम लोग बात करें, इट इज़ नॉट लाइक कि जो अगर प्रेग्नेंट वुमेन है मिस कैरेज हो रहा है तो ही फीमेल को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो सकता है. नो, फीमेल ने चाइल्ड बर्थ दे दिया, ठीक है, फीमेल ने इन्फेंट को बर्थ दे दिया, न्यू बेबी न्यूबॉर्न बाहर आ चुका है न्यू वर्ल्ड में, उसके बाद भी फीमेल को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो सकता है. ठीक है, आपने 3 डिजीज कंडीशन सुनी होंगी, साइकोसिस ब्लू, पोस्टपार्टम डिप्रेशन. सो ये होने के चांसेस होते हैं. क्यों? लेट्स टॉक. अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, शी वॉज एक्सपेक्टिंग, ओके, आर इमेजिनेशन, आर थॉट प्रोसेस इज ऑलवेज गोइंग ऑन, आर ब्रेन नेवर स्टॉप वर्किंग. तो कुछ ना कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं. शी हैज़ प्रिपेयर्ड हर सेल्फ फॉर द मदर रोल. शी हैड इवन थॉट ऑफ कि लड़का होगा. टेकिंग एन एग्जाम्पल, शी हैड प्रिपेयर्ड हर सेल्फ 9 मंथ की लड़का होगा. ओके, और माइट बी द फैमिली कंडीशन, फैमिली वाले वॉन्ट्स की लड़का ही होना चाहिए, तो दे हैड डिसाइडेड कि लड़का होना चाहिए. या फीमेल की खुद की वो था फीलिंग कि बॉय, बेबी बॉय होना चाहिए. तो शी हैड प्रिपेयर्ड कि बेबी बॉय होगा, आई विल गो विद दिस थिंग, आई विल डू दिस थिंग, आई विल रेयर हिम लाइक दिस, आई विल केयर फॉर हिम लाइक दिस. बट अगर वहीं पे किसी फीमेल चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, दैट मदर विल नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट थिंग ईजिली. तो दैट विल बी अ स्ट्रेसफुल इवेंट फॉर हर कि मैंने लड़का एक्सपेक्ट किया था और मुझे लड़की हो गई है. अब बात करें कि ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस हो गया है आफ्टर चाइल्ड बर्थ. तो अगर हम बात करें, हियर इट इज शोन कि अगर स्ट्रेस हुआ था 2.8 to 5.6 फीमेल्स को पोस्टपार्टम में, अगर 6 महीने बाद की बात करें तो उनमें से सिर्फ 1.5% ऑफ फीमेल्स को ही PTSD रहता है. क्यों? विद टाइम ग्रेजुअली फीमेल अडेप्ट करना स्टार्ट कर देती है उसके बेबी के साथ. जैसे ही मदरहुड आता है, शी स्टार्ट रेयरिंग फॉर द चाइल्ड, शी स्टार्ट केयरिंग फॉर द चाइल्ड, शी गेट रूम्ड इन विद द बेबी. वो धीरे धीरे बेबी को अडेप्ट करना स्टार्ट कर देती है एंड शी गेट नॉर्मल कि ओके बेबी गर्ल है तो आई विल बी फाइन विद हर, आई विल टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. बट समहाउ समवेयर सम फीमेल्स आर नॉट एबल टू गेट ऑफ इट एंड गेट रजिस्टर्ड समवेयर, तो उनमें PTSD चलने के चांसेस कंटिन्यूड रहते हैं. तो दैट वाज प्रेगनेंसी रिलेटेड ट्रॉमा. नेक्स्ट इट इज जेनेटिक्स. ओके, जेनेटिक्स की बात करें, इट इज सीन अगर किसी फैमिली मेंबर में प्रीवियसली PTSD था. फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग, किसी के मदर को PTSD था, तो हर चिल्ड्रन गेट मोर एक्सपोज टूवर्ड द PTSD इन देयर लेटर लाइफ. मतलब सेकेंड जनरेशन में PTSD होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, अगर ट्विंस की बात करें, मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब ट्विन बेबीज फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट, तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि अगर एक ट्विन को PTSD हुआ है तो दूसरे को भी चांसेस होते हैं कि उसको भी लाइफ में PTSD हो सकता है. इन कंपैरिजन टू द डाइजाइगोटिक ट्विंस, मतलब जो 2 जाइगोट से ट्विंस हुए होते हैं, मतलब जो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होते. बट जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, अगर उनमें से किसी एक को भी PTSD होता है, नेक्स्ट पर्सन इज प्रोन टूवर्ड द PTSD. ठीक है, हियर इट इज क्लियर.
नेक्स्ट इज दी सेवरल बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स. ओके, सेवरल बायोलॉजिकल इंडिकेटर की बात करें, इट इज़ सीन कि जो हमारे इमोशंस होते हैं और जो हमारी स्टार्टल रिस्पॉन्स होता है और जो स्ट्रेस से डील करना होता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारा इमोशनल ब्रेन होता है, जो लिम्बिक सिस्टम होता है, उसका पार्ट होता है. तो रिसर्च स्टडीज़ में इट इज़ हाइपोथेटिकल. हाँ, इट इज़ सीन कि जिनका ब्रेन या जिनका हिप्पोकैम्पस वॉल्यूम मतलब साइज, अगर जिनका हिप्पोकैम्पस वॉल्यूम या साइज छोटा होता है, दे आर मोर प्रॉन, या उनको पीटीएसडी होने के चांसेस, या उन लोगों को पीटीएसडी हुआ है. मतलब अगर हम दो ग्रुप ले रहे हैं जिनमें से एक ग्रुप के ब्रेन में हिप्पोकैम्पस का वॉल्यूम कम है और एक का हिप्पोकैम्पस वॉल्यूम नॉर्मल है, तो जिनका वॉल्यूम या जिनका हिप्पोकैम्पस साइज छोटा है, दे समवेयर समहाउ गॉट एक्सपोज टू पीटीएसडी इन देयर लाइफ. तो इट इज सीन इन द स्टडीज. Okay, now talking about pathophysiology, how PTSD occur. Okay, due to the etiological factors. अब हमारे साइकेट्री में etiological factor 3 होते हैं. I told you first is the predisposing. predisposing में like हमारी साइको एनालिटिक थियोरीज, हमारी फैमिली हिस्ट्री, आर जेनेटिक, आर बायोलॉजिकल हिस्ट्री, आर बिहेवियर. These are the predisposing factor. Next is the precipitating factors. Okay, precipitating. Predisposing, told you कि क्या होता है predisposing में. There is जो हमारे पहले से एग्जिस्ट करते हैं कॉजेज, पहले से मतलब लाइफ में पर्सन के वो इवेंट्स हो रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ टॉकिंग अबाउट पीटीएसडी, तो पीटीएसडी में अगर इंटरपर्सनल की बात करें कि पर्सन की कोपिंग एबिलिटीज़ नॉर्मल नहीं हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज बिहेवियर, पर्सन की हाउ पर्सन डील विद वन काइंड ऑफ स्ट्रेस. नेक्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री, कि पहले भी फैमिली में किसी को स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद पीटीएसडी हुआ था. बायोलॉजिकल, ठीक है, कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, एक को स्ट्रेस हुआ है दूसरे को भी हो सकता है. सो दीज आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो कि पहले से ही कॉज हैं कि किसी को आगे चल के लाइफ में पीटीएसडी हो सकता है. नेक्स्ट इज द प्रेसिपिटेटिंग. प्रेसिपिटेटिंग मतलब जो अभी हमारी करंट सिचुएशन में हुआ है, मतलब अभी जिन कॉजेज़ को पर्सन डायरेक्टली एक्सपोज हुआ है, राइट, और उसके बाद स्ट्रेस हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर. सो दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर. अब प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के बाद हमारी लाइफ में क्या हुआ, अप्रेजल ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस हुआ, मतलब फिजिकल इंटीग्रिटी या सेल सिस्टम, जो मैंने आपको अभी कॉजेज बताए ऊपर, मतलब वो सारे हमारे प्रेसिपिटेटिंग थे. कि कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फैमिली मेम्बर का लॉस हो गया, सॉरी, चाइल्ड बर्थ के बाद चाइल्ड की डेथ हो गई, अनवांटेड चाइल्ड हो गया, मिसकैरेज हो गया, दिस आर ऑल द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर. उसके बाद पर्सन क्या हुआ, पर्सन गेट एक्सपोज टू द स्ट्रेसेस. अब स्ट्रेसर के बाद क्या होता है, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ आवर प्राइमरी अप्रेजल. प्राइमरी अप्रेजल, व्हाट इज इन प्राइमरी अप्रेजल, यहाँ पे पर्सन ट्राई करता है कि उसकी लाइफ में ऐसा इवेंट पहले हुआ था क्या, कभी हुआ था, नहीं हुआ था, डन, फाइंड आउट कर लिया. सेकेंड थिंग, वो फाइंड आउट करेगा कि इस चीज़ से कैसे कोप किया जा सकता है, मतलब वो डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म्स को फाइंड आउट करेगा कि किस वाले कोपिंग मैकेनिज्म को यूज़ करके मैं स्ट्रेस को कम करूं. तो अगर लाइफ में प्रीवियसली ऐसी कोई इशू हुआ था, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियसली मिसकैरेज हुआ था, तो हाउ टू डील विद इट, उसने उस टाइम भी उस चीज़ से डील किया था, शी विल चूज द सेम वन जो उसने पहले किया था.
अगर उसने चूज किया था और उसको पता था कि नहीं वो वाला कोपिंग मैकेनिज्म काम नहीं किया था, नाउ आई हैव टू ट्राई सम अदर वन, तो शी विल जम्प टू द सम अदर वन। बट अगर लाइफ में ये चीज़ पहली बार हुई है तो जितने भी कोपिंग मैकेनिज्म शी और ही नोज, दे विल ट्राई एवरी वन। और अगर तो ठीक हो गया, पर्सन का स्ट्रेस रिजॉल्व हो गया, वेन वेल एंड गुड। नहीं हुआ तो देन देयर इज दी सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल में पर्सन न्यू कोपिंग मैकेनिज्म्स को अडेप्ट करेगा। न्यू कोपिंग मैकेनिज्म अडेप्ट करेगा इधर फ्रॉम हिज ट्रायल, ट्राई करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, नया कोई कोपिंग मैकेनिज्म आ जाएगा, या कोई उसको बाहर से सपोर्ट मिल रहा है, काउंसिल कर रहा है कोई उसको, तो दैट विल बी द सेकेंडरी अप्रेजल। ठीक है, अब वो किसी से असिस्टेंस लेगा, किसी से हेल्प लेगा इस स्ट्रेसफुल इवेंट से कोप करने के लिए। सो हियर द कोपिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अब अगर तो कोपिंग मैकेनिज्म ही हैड चूजन इज द नॉर्मल वन, लेट मी टेल यू कि देयर विल बी टू रिस्पॉन्स आफ्टर द सेकेंडरी अप्रेजल। ओके, सेकेंडरी अप्रेजल कोपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, देयर विल बी टू रिस्पॉन्स नाउ, either the person go for the constructive one or the person will go for the destructive one. कंस्ट्रक्टिव मतलब उसने एक पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म चूज कर लिया है डील करने के लिए, वो अपने स्ट्रेस को रिजॉल्व कर जाएगा। अगर डिस्ट्रक्टिव वन चूज किया है मतलब उसने कोपिंग मैकेनिज्म तो चूज कर लिया है, बट वो सर्टेन पीरियड के लिए उसको ठीक है नॉर्मल कर रहा है या कर भी नहीं रहा है। ठीक है, समटाइम वी यूज टू डू रिग्रेशन, मतलब हम चीज़ों को दबाना स्टार्ट कर देते हैं, दैट कैन बी हियर डिस्ट्रक्टिव। रिग्रेशन समवेयर समहाउ हमारी लाइफ में वापस ऊपर उठ के आता है और वो हमें अगेन इम्पेक्ट करता है लाइफ में। ठीक है, तो इट वॉज हियर। अगर तो कंस्ट्रक्टिव है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इट विल हिंडर द लाइफ। तो यहाँ पे हमारा चलेगा फिर continuum of anxiety response। ठीक है, अडेप्टिव रिस्पॉन्स है, मीन्स स्ट्रेस रिजॉल्व, हमारे स्ट्रेस ठीक हो गया। अगर माल अडेप्टिव था मीन्स स्ट्रेस कॉन्टिन्यूइंग और इट विल गेट बैक टू द सेकेंडरी अप्रेजल, अगेन वही हमारा प्रोसेस चलेगा। सो दैट वाज द पैथोफिजियोलॉजी। हमारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मतलब जो पहले से ही पर्सन को एक रिस्क पे डाल देते हैं एक्सपोज होने के किसी भी डिसऑर्डर को, वो होते हैं हमारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। हेयर साइको एनालिटिक में फॉर एग्जांपल पर्सन ने किसी चीज़ को रिग्रेशन में डाला है प्रीवियसली, फॉर एग्जांपल किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ था। ठीक है, फीमेल की ही बात करते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ हुआ था, साइको एनालिटिक की बात कर रहे हैं, शी रिग्रेस्ड इट, उसने उस चीज़ को दबा दिया था समवेयर इन द सबकॉन्शियस माइंड, बट लेटर ऑन अगर उसकी लाइफ में रेप होता है फॉर एग्जाम्पल, दैट विल बी द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। तो जो उसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर था वो उसको मोर प्रॉन बनाता है डिजीज कंडीशन की तरफ। तो दैट वाज द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट इज द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, मतलब किसी भी इवेंट को कॉज करने के लिए जस्ट उससे पहले जो चीज़ हुई है वो होती है हमारी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। ठीक है, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस हुआ, नाउ देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ द प्राइमरी अप्रेजल सिस्टम, मतलब जो पहले से पर्सन के पास एक बंच है किसी कोपिंग मैकेनिज्म का डील करने का, वो उन चीज़ों को ट्राई करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। देन हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट होगा। सेकेंडरी रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट होके पर्सन न्यू कोपिंग मैकेनिज्म्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट करेगा, उनको ट्राई करना स्टार्ट करेगा और उनमें से एक इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म को चूज करेगा अकॉर्डिंग टू हिम। उसके बाद क्या होगा कि अगर उसके बाद दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो कोपिंग मैकेनिज्म कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, उसकी पर्सन से पर्सन के एंग्जाइटी रिस्पॉन्स आएगा। अगर तो अडेप्टिव हो गया, ठीक है, मतलब उसकी एंग्जाइटी कम हो रही है, स्ट्रेस कम हो रहा है, मतलब तो अडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ किया गया है, पर्सन गेट रिजॉल्व।
ठीक हो जाएगा पर्सन का स्ट्रेस। बट अगर वहीं पे जो कोपिंग मैकेनिज्म उसने चूज़ किया था दैट इज़ नॉट इफेक्टिव, तो मतलब उसका रिस्पॉन्स माल अडेप्टिव आएगा, एंग्जाइटी कंटिन्यू करेगी, स्ट्रेस कंटिन्यू करेगा, and it get back to the predisposing factor or to the secondary appraisal. So that was the psychopathophysiology of PTSD. Now talking about the symptoms, the symptom of PTSD are generally being within the फर्स्ट 3 month आफ्टर द इंडिकेशन ऑफ द ट्रॉमेटाइज। मैंने बताया है कि हम लोगों को किसी भी डायग्नोस को कंफर्म करने से पहले एक क्राइटेरिया दिया गया है DSM-5 में, ICD-11 और ICD-10 में, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो DSM-5 में बोला गया है कि अगर किसी भी पर्सन में जो सिम्टम्स मैं अभी बताऊंगी वो सिम्टम कॉन्टिन्यूसली 3 महीने तक आ रही हैं, मतलब दैट पर्सन इज सफरिंग विद द PTSD। तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं? देयर इज एमनीशिया ऑफ द इवेंट। पार्शियल एमनीशिया मैंने बता दिया था, कुछ कुछ चीज़ें वो उस इवेंट के बारे में भूल चुका होगा। हाउएवर द कॉमनली रिलीव्ड, और कुछ चीज़ें उसको रिकरेंटली कलेक्शन होती रहेगी। डिसोसिएटिव एपिसोड ऑफ रिलीविंग द ट्रॉमा, मतलब फ्लैशबैक मैंने बता दिया, उसको कॉन्टिन्यूसली उसके सपने आएंगे, इमेज फॉर्मेशंस होती रहेंगी, थॉट प्रोसेस चलेगा उसी बारे में, कोई उसको उस वे में टच करेगा, या मतलब जो चीज़ उस दिन हुई थी वैसी कुछ इवेंट उसके साथ अगेन होगी, वो अगेन उसी चीज़ों के बारे में सोचेगा। उसकी वजह से पर्सन में बहुत से सिम्टम्स आएंगे, लाइक इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर। पर्सन को इतनी एंग्जाइटी होगी कि उसको लगेगा कि उसको बहुत डर लग रहा है, उसको फीलिंग ऑफ डेथ, उसको मरने वाली फीलिंग भी आ सकती है कि मैं अभी चोक कर जाऊंगा, शायद मेरी डेथ हो जाएगी, इतने लेवल की एंग्जाइटी होती है। मेंटल रीरन ऑफ द इवेंट, बता दिया कि फ्लैशबैक होगा पर्सन को। एंड नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ द पीपल। अब वो पर्सन पीपल को अवॉइड करेगा, उस प्लेस पे नहीं जाएगा, और मतलब जो भी चीज़ें उस इवेंट से जुड़ी होती है उन लोगों को वो अवॉइड करता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो वही जगह हो। इंसोम्निया, पर्सन को नींद नहीं आती है। रिकरेंट डिस्ट्रेसिंग ड्रीम, मतलब नाइटमेयर्स उसको चलते रहेंगे, कुछ ऐसे भयानक डरावने सपने जो कंटिन्यू रहेंगे, उसकी वजह से पर्सन को नींद भी नहीं आएगी। वॉचफुलनेस और विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब होता है पर्सन एक्स्ट्रा अवेयर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देयर इज दैट मच साउंड, ही गेट अलर्ट, कुछ तो हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा विजिलेंस। इन आवर नॉर्मल लाइफ इट इज इतना सा साउंड, इट हार्डली बॉदर्स इट, बट दिस पर्सन with that much of a noise or that much of hindrance or that much of means kind of what he has not been expecting for, वो चीज़ हो जाती है, वो एक्स्ट्रा विजिलेंट या एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है। ठीक है। स्टार्टल इजीली, मतलब इजीली स्केयर, स्टार्टल का मतलब होता है आराम से डर जाता है। ठीक है। डिप्रेस्ड रहता है, इरिटेबिलिटी रहती है, अग्रेसिवनेस रहती है। अगर ये सब सिम्टम पर्सन में 3 महीने तक कॉन्टिन्यूस चल रही हैं, देन वी विल डायग्नोज दैट पर्सन विद द PTSD. So these were the symptoms. Next we will talk about the diagnostic evaluation. तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करें तो here it is the criteria. Firstly, it is written like exposure to the actual or the threatened death, serious injury or the sexual violence, mean finding out the traumatic event, presence of इंट्रूजिंग सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द ट्रोमेटिक इवेंट। जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए वो सारे, दैट इज़ द DSM-5 क्राइटेरिया, ओके, फॉर ओल्डर देन 6 month एज के लोगों के लिए। परसिस्टेंस अवॉइडेंस ऑफ द स्टिमुलाई एसोसिएटेड विद द ट्रोमेटिक इवेंट, बता दिया वो उन लोगों को या उस प्लेस को अवॉइड करेगा जहाँ पे वो ट्रोमेटिक इवेंट हुई है या जिन लोगों की प्रेजेंस में हुई है। ठीक है। नेगेटिव अल्ट्रेशन इन कॉग्निशन मूड एसोसिएटेड विद द ट्रोमेटिक इवेंट, मतलब cognitive impairment person में आएंगी। marked alteration in the arousal and reactivity associated with the traumatic event, beginning and worsening after the traumatic event occurs. Then
and duration of the disturbance BCDE more than 1 month. और इस डिस्टर्बेंस की वजह से पर्सन की सोशल इम्पेयरमेंट हो रही है, पर्सन का ऑक्यूपेशन हिंडर कर रहा है, और जहाँ उसके इम्पॉर्टेंट अदर फंक्शनिंग थी, फॉर एग्जांपल इन द सोसाइटी, एट द फैमिली, एट द ऑक्यूपेशन, all get hindered. The disturbance is not attributable to the physiological effect of the substances. मतलब person might get into the use of the drugs even. Prevention. How we will prevent the post-traumatic stress disorder? First is the psychological debriefing. Trauma exposed individual often receive treatment called psychological debriefing in an effect or effort to prevent PTSD, which consists of interviews that are meant to allow individual to directly confront the event and share their feeling with the counselor and to help structure their memories of the event. However, several meta-analyses find that the psychological debriefing is unhelpful and is potentially harmful. This is true for both the single session debriefing and multiple session interventions. As of 2017, American Psychological Association assessed psychological debriefing as no research support treatment in potentially harmful. Okay, debriefing, I'll tell you what happened. In debriefing, there will be a counselor and there will be a patient. They are sitting in the room. Now, what will counselor do? The counselor make the person speak about that event. Mean जो हमारा काउंसलर होगा वो उस पेशेंट को उस होल इवेंट के लिए जो हुआ था उसकी लाइफ में, जिसकी वजह से पर्सन PTSD है, उसको एक्सपोज आउट करने के लिए, उसको बोलने के लिए बोलेगा, मतलब अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए बोलेगा. तो इट वॉज फाइंड आउट इन 2017 बाय APA कि जो हम लोग ये पर्सन को बोलने के लिए बोल रहे हैं ना, जो भी मतलब उसका इवेंट हुआ था उसको अगेन रिपीटली थॉट करने के लिए, सोचने के लिए और बोलने के लिए बोल रहे हैं, दैट अफेक्ट्स पर्सन मोर. मतलब वो उसको रिलीव करेगा सब चीज़ों को, सब एक्सपीरियंस को अगेन थिंक आउट करेगा, फिर वो बोलेगा. मतलब रीअक्रेंस करवा रहे हैं हम लोग, तो मतलब इट विल बी मोर हार्मफुल द पर्सन. तो डीब्रीफिंग कैन बी डन बट इट शुड बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग सेशंस. मतलब एक डीब्रीफिंग अगर आपने सेशन ले लिया तो पर्सन उसमें प्रॉन हो जाएगा, get exposed toward the worsen condition of the PTSD. बट अगर कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं और उस कॉन्टिन्यूस सेशंस में हम उनको इंटरवेंशंस बताते जा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है आपके साथ, सपना लेने के बाद आपकी एंग्जाइटी इंक्रीज हो रही है, तो आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, रिलैक्स करना है, JPMR करना है, अपना माइंड डाइवर्ट करना है. अगर ये सब इंटरवेंशंस देते जा रहे हैं then it is well and good. नहीं दे रहे हैं then this debriefing will gonna harm the person with PTSD. Next is risk targeted interventions. So risk targeted intervention is just to mold the normal behavior, instruction on the task or giving information on the events. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट. अगर हम साइकोथेरेपीज की बात करें PTSD में, काउंसलिंग के थ्रू हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं. मतलब बाय मोल्डिंग द थिंकिंग ऑफ द पर्सन वी ब्रिंग चेंज इन द पर्सनस बिहेवियर. मतलब हम पर्सन की सोच को बदलेंगे, जो उसके कॉन्टिन्यूस थॉट उसी इवेंट को लेकर चल रहे हैं. काउंसलर का काम यही होता है टू जस्ट मोल्ड द माइंड ऑफ द पर्सन. मतलब पर्सन जो चीज़ सोच रहा है उसका जितना हो सके वो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट शो करेगा, नेगेटिव एस्पेक्ट को वो स्पिट अवे करवाएगा. ठीक है. तो वो काउंसलर वही काम करेगा कि उसके थिंकिंग को इम्प्रूव करता जाएगा, थिंकिंग इम्प्रूव होती जाएगी. मतलब आर थिंकिंग व्हाट डू इट रिफ्लेक्ट्स आर बिहेवियर ओनली. ठीक है. जो भी चीज़ हम बिहेवियर में करते हैं, जो भी चीज़ें मतलब हम एक्ट आउट करते हैं, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ थिंकिंग. जो हम करते हैं वो हमारी सोच की देन होती है. तो यहाँ पे जो काउंसलर होता है वो पर्सन की सोच को ही बदलता है. पर्सन की सोच चेंज होगी, उसका बिहेवियर चेंज होगा. सोच कैसे चेंज होगी, वो उसको बताएगा कि हो गया, डन हो गया, लाइफ में ये कुछ इवेंट हैपन हो गया है, बट नाउ यू हैव टू थिंक कि ये चीज़ हो चुकी है, इसके अलावा भी लाइफ है. फॉर एग्जाम्पल किसी के लव्ड वन की डेथ हुई है
एंड ही गॉट फिक्स्ड इन डाबडा। किसी ना किसी स्टेज पे वो फंस गया है ग्रीफ के, वो नहीं उस चीज़ से डील अप कर पा रहा है, उससे मूव आउट नहीं कर पा रहा है। तो जो काउंसलर है उस पर्सन के थिंकिंग को चेंज करेगा। हो गया लाइफ में, बट लाइफ हैव टू मूव ऑन। उसमें बहुत चीज़ें हैं, लॉस हो गया कोई बात नहीं, आपके नए रोल हैं, आप इन इन चीज़ों के साथ चल के अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो। तो पर्सन की जो थिंकिंग है वो चेंज हुई, पर्सन के बिहेवियर में चेंज आया। तो दैट इज द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। नेक्स्ट इज द आई मूवमेंट desensitization and reprocessing. Okay, but it is in eye movement desensitization. In it what the person do, हम लोग पर्सन को इमेजिन करने को बोलते हैं द गुड थिंग्स। ओके, और उसको रीप्रोसेस करवाते हैं, जो पर्सन की थॉट्स को सूदन करता है, जो पर्सन की फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, स्वेटिंग रिड्यूस डाउन करता है, हमारी पैल्पिटेशन इंक्रीज कर रही होती है उनको रिड्यूस करता है, मतलब पर्सन को काम डाउन करवाती है हमारी आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन और रीप्रोसेसिंग। Next is interpersonal psychotherapy. In interpersonal psychotherapy, the counselor and the person sits together and they both are giving their efforts toward improving the person's condition. Next is play therapy for the children. Okay, अगर PTSD बच्चों में होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उनको इन्वॉल्व करते हैं प्ले थेरेपी में टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल कोई रेप हुआ किसी बेबी का, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है बेबी का, बेबी ने अपने फैमिली मेम्बर का लव्ड वन का लॉस हुआ है, उसकी मदर की डेथ हो गई है, ही डोंट हैव एनी फैमिली मेम्बर। इन दैट केस हम पर्सन को प्ले थेरेपी की तरफ मोल्ड करेंगे, पर्सन का माइंड डाइवर्ट करेंगे सो दैट ही गेट occupied by other thoughts rather than the loss or rather than that event जिसने उसको ट्रॉमा और स्ट्रेसफुल कंडीशन में डाला है। नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज, स्पोर्ट एंड द फिजिकल एक्टिविटी जस्ट टू एक्सजरेट देयर फीलिंग इन दैट फील्ड्स ओनली। एक्सरसाइज करेगा, जो उसको अग्रेशन है दैट विल बी गेट आउट देयर। प्ले करेगा, फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, बॉक्सिंग करेगा, कुछ भी करेगा, जो अग्रेशन की फीलिंग उस इवेंट को लेके उसके अंदर है वो वहाँ पे वो एक्सपोज आउट कर देगा, वो वहाँ पे डिलीवर आउट कर देगा। ठीक है, सो दीज आर द साइकोथेरेपीज विच कैन बी यूज इन PTSD। नेक्स्ट इज द मेडिकेशंस। तो जो हमारे मेडिकेशंस होंगे दैट डिपेंड्स ऑन द सिम्टम। फर्स्ट आर दी एंटी डिप्रेसेंट्स। तो मेनली जो हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं दैट आर SSRIs, दैट इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। और जो ट्राईसाइक्लिक्स है वो भी हमारे इक्वली इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, और जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ अ ड्रग है दैट इज वेनाफ्लेक्सिन, फ्लॉक्सिटिन, सर्टेलिन एंड पेरोक्सिटिन। तो ये ड्रग्स हम मतलब दीज ऑल आर SSRIs, हम ये लोग पर्सन को दे सकते हैं अगर पर्सन को डिप्रेशन हो रहा है after that stressful event. Next is glucocorticoid. It is useful for the short-term therapy to protect against neurodegeneration caused by the extended stress response. ठीक है, हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं सो दैट हमारे ब्रेन में जो डिजेनरेशन स्ट्रेस की वजह से हो रहा है उसको हम रिड्यूस डाउन कर सकें या जस्ट सीज कर सकें। नेक्स्ट इज बेंजोडाइजेपिन्स। तो बेंजोडाइजेपिन यू ऑल नो कि बेंजोडाइजेपिन्स हम देते हैं फॉर दोज पर्सन जिनको एंग्जाइटी होती है एंड एक्ट एज अ सेडेटिव इवेंट। पर्सन को नींद दिलाने के लिए, पर्सन की एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग PTSD में बेंजोडाइजेपिन्स भी दे सकते हैं पर्सन को। दैट्स ऑल। नाउ द नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट पार्ट कम्स द असेसमेंट पार्ट। तो असेसमेंट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड द कंप्लीट साइकेट्रिक हिस्ट्री, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, फैमिली हिस्ट्री वी गोना टेक फॉर द पर्सन with the PTSD. We try to find out the event that causes the person toward post-traumatic stressful event. Then we will formulate the diagnosis according to the assessment. So the diagnosis according to Nanda can be post-trauma syndrome related to distressing event
outside of the range of usual human experience mean which he cannot take up. इतना डिस्ट्रेस हो गया उस इवेंट की वजह से, द पर्सन नॉर्मली कांट टेक अप दैट, एंड देयर इज कॉन्टिन्यूअस फ्लैशबैक, अगेन उन चीज़ों को सोच रहा है, इंट्रूसिव रिकलेक्शन ऑफ दैट इवेंट, नाइटमेयर, साइकोलॉजिकल नमनेस रिलेटेड टू द इवेंट, dissociation of the amnesia. Done. So here the goal will be to reduce down the stress of the person, to reduce down the flashback. What we can do, we will assign patient same staff as possible. तो यहाँ पे स्टाफ को, सेम स्टाफ को असाइन करने का रीज़न यही है कि हम कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करेंगे. अगर स्टाफ में एक ही स्टाफ बार बार उसको डाल, तो पर्सन विल बी एबल टू डेवलप द कॉन्फिडेंस, विल एबल टू डेवलप द ट्रस्ट विद दैट पेशेंट, और वो उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं उनको, उन फीलिंग को प्यूक आउट कर देगा, बता देगा. ठीक है. और हियर इट इज़ बट फ्रेंडली अप्रोच, रिस्पेक्ट क्लाइंट विश विद interaction of the opposite sex if trauma was rape. ठीक है. Be consistent and keep all promises. जो भी आप promise बनाओगे person के साथ, patient के साथ, you have to fulfill that wishes or promises. So unwantedly और unnecessarily कोई भी wish या कोई भी प्रॉमिस नहीं करेगा पेशेंट के साथ इन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्योंकि दे आर ऑलरेडी फ्रेजाइल. उन लोगों में ऑलरेडी दे स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल. तो अगर आप कहीं ना कहीं पर्सन के साथ ट्रस्ट डेवलप करना स्टार्ट कर चुके हो, तो यू हैव टू मेंटेन दैट ट्रस्ट एंड यू हैव टू बिल्ड दैट ट्रस्ट अप. मतलब उस ट्रस्ट को और ज़्यादा गेन करना. तो कोई भी फॉल्स या फेक प्रोमिसेस नहीं करनी होती है, और जितना यू कैन फुलफिल उतनी ही प्रोमिसेस यू विल टेक अप. ओके. नेक्स्ट इज स्टे विद द पेशेंट ड्यूरिंग द फ्लैशबैक एंड नाइटमेयर. जब पर्सन को फ्लैशबैक नाइटमेयर्स हो रहे हैं, तो हमें पेशेंट के साथ रहना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना है. ऑफर द रीअश्योरेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मीन्स यू शुड बी लाइक, हूँ मैं आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा, यू आर ऑल सेफ हियर, आई एम हियर विद यू, नथिंग गोना हैपन. रीअश्योरेंस जो नॉर्मली भी हम इंसान देते हैं कि कुछ नहीं होगा, हूँ ना मैं आपके साथ, तो हमें वो पर्सन को देनी है, सो दैट उसकी जो एंग्जाइटी लेवल है वो रिड्यूस डाउन कर जाए, उसको जो वो स्ट्रेस हो रहा है इवेंट की वजह से वो कम हो सके. एनकरेज टू टॉक अबाउट द ट्रॉमा एंड no female nurse, or not only the female nurse, no nurse will gonna do this thing. कोई भी nurse until or unless she is expert in psychiatric disorders, वो कोई भी nurse डायरेक्टली पर्सन से ट्रॉमा के बारे में नहीं पूछेगी, बिकॉज शी डोंट नो कि जब पर्सन ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में बात कर रहा है और वो एकदम से एंशियस हो जाता है, मतलब देयर इज़ अ अब्रप्ट एपिसोड ऑफ स्ट्रेसफुल और एंग्जाइटी, तो हाउ शी हैज़ टू डील. तो कोई भी नॉर्मल नर्स ये काम नहीं करेगी टॉकिंग अबाउट द ट्रॉमा. ओनली द प्री असाइंड साइकेट्रिक नर्स जो कि इस एरिया में स्पेशलाइज्ड है, वो ही उससे बात करेगी इफ़ शी नोज़ कि अगर ट्रॉमा के टाइम में एकदम अब्रप्टली पर्सन एंशियस होता है, स्ट्रेस्ड होता है, डिस्ट्रेस्ड होता है, तो कैसे उसको डील करना है. तो दैट इज़ द साइकेट्रिक नर्स पार्ट. Discussing the coping strategies. Now here we will tell about the different coping strategies that can be used to deal with that kind of a stressful event. Again, those who are the psychiatric nurses, they know कि in particular kind of a event अगर person की life में ये हुआ है या अभी उसको ये चीज़ हो रही है, तो वो उस चीज़ से कैसे डील अप कर सकता है. तो वो उसको इफ़ेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म का, अगेन she will not order, she will just give the opinion या her opinion and option to the person कि आप ऐसे 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 इस चीज़ से डील कर सकते हो. Now choice will be of the patient. पर्सन की अपनी चॉइस होगी कि वो कौन सी कोपिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करना चाहेगा. यू विल नॉट थोपोइंग वाला काम करोगे कि ये वाली कोपिंग मैकेनिज्म है, आपको ये ही यूज़ करना पड़ेगा. नो, यू विल गिव द ऑप्शन कि आप इस चीज़ से ऐसे भी डील कर सकते हो, ऐसे भी डील कर सकते हो, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो. अब वो पर्सन के ऊपर है वो कैसे डील करना चाहता है, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट हर थिंग. असिस्ट टू कॉम्प्रीहेंड ट्रॉमा इफ पॉसिबल. डिस्कस द फीलिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड पेशेंट्स प्लेस इन द वर्ल्ड फॉलोइंग ट्रॉमा. तो दैट्स ऑल.
Next is the complicated grief related to loss of self as perceived prior to the trauma or other actual perceived losses of incurred during or following traumatic event, evidenced by irritability and explosiveness, self-destructive behavior, substance abuse and survivor's guilt. तो यहाँ पे हमें पर्सन को फीलिंग ऑफ गिल्ट और सेल्फ ब्लेमिंग है उसको एक्नॉलेज करना है, फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट असेस करना है स्टेज ऑफ ग्रीफ की वो कौन से स्टेज पे है ग्रीफ के, डिनाइल में है, बार्गेन में है, कहाँ है. वी हैव टू फाइंड आउट. हम वहाँ से आगे ही पर्सन को परस्यू करवा सकते हैं टू गेट आउट ऑफ द स्टकिंग इन द ग्रीफिंग प्रोसेस. असेस द इम्पैक्ट, हम इम्पैक्ट को फाइंड आउट करेंगे कि उस ट्रॉमेटिक इवेंट ने कितना इम्पैक्ट कर दिया है पर्सन को, वो ही इज़ एबल टू डील और नॉट, उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ कितनी अफेक्ट हुई है. देन वी विल गो फॉर द साइकोथेरेपीज हियर अगेन. सो दैट वॉज टूडेज टॉपिक. So we had studied about the post-traumatic stress disorder. Then we had discussed about its definition, diagnostic criteria given by DSM-5. Then we had studied the risk factors, those who are exposed or more prone toward the PTSD. Then we had discussed the psychopathology, symptoms. Then the psychotherapy is used for the person with the PTSD, psychopharmacology, and then the nursing management. These are the bibliography. So that's all today's topic. Thank you.